हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16, जो कि है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। तो दोस्तों, चलिए एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं क्या है। गाइज, हम चैप्टर नंबर 16 जो है हम वो कर रहे हैं इस वक्त। तो ये कुछ थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें 2 पार्ट आ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, इस बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर्स तो बहुत हैं बट पेजेस इतने नहीं हैं, तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। तो मतलब सितंबर एंड तक कोशिश रहेगी या फिर नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है। और अगर कमेंट करके भी बताया करिए दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइज़। और एक चीज़ और है गाइज़, अगर करेंट की कोई बुक है जो आने वाली है न्यू मार्केट में, जो कि आपका स्टेट पीसीएस के लिए हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी, क्योंकि 2-3 बुक्स हैं जो कि आने वाली हैं गाइज़। जैसे कि आपकी घटना सार है, आपकी दृष्टि है, घटना चक्र की दृष्टि है गाइज़। तो प्लीज़ कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा जब वो मार्केट में आ जाए, क्योंकि मुझे वो स्टार्ट करनी है। चलिए दोस्तों, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसे छोड़ते हैं, आगे हम चलते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। तो गाइस, यहाँ पे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, कोई बुक आए अगर घटना सार या दृष्टि की सॉरी घटना चक्र दृष्टि की कोई बुक आए मार्केट में, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ जो है बुक लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने और प्रमुख संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम, फिर नियंत्रण और देश भर में अनुसंधान को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। तो गाइस, नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि इस पर स्वास्थ्य एवं संबंधित विषयों पर नीतियाँ बनाने, स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने में राज्यों के मार्गदर्शन, केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं, कार्यक्रम के प्रबंधन, चिकित्सा शिक्षा, नियमन, औषधि और उपकरण और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये अभी हम पढ़ेंगे जो बॉक्स में है, उससे पहले हम देख लें, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि इससे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 2 विभाग थे, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और दूसरा है आपका स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग। तो यहाँ लिखा है एड्स नियंत्रण विभाग का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विलय कर दिया गया और अब इसे क्या है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के नाम से जाना जाता है। तो आयुष विभाग को दिसंबर 2014 में आयुर्वेद, योग, जो है प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यानी कि आयुष मंत्रालय में बदल दिया गया। फिर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय इसका जो है संबद्ध कार्यालय है, जो जन स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सभी मामलों में तकनीकी परामर्श देता है और स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यक्रम लागू करने में शामिल होता है। आगे लिखा है गाइस यहाँ पे। चलिए, इससे स्टार्ट करने से पहले हम पीछे जो हमने छोड़ा है उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ लिखा है राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021। चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ लिखा है कि 30 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को क्या है, स्वीकृति प्रदान करी। ज्ञात है कि 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 31 मार्च 2021 को दुर्लभ बीमारियों के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप देने और उसे क्या है, अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। फिर आगे है नीति के प्रमुख प्रावधान। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के अनुसार क्या है, दुर्लभ रोग को तीन समूह में वर्गीकृत किया गया है। समूह 1 क्या है, एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार। दूसरा जो है आपका है दीर्घकालिक और आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार। और जो तीसरा है उसमें ऐसे रोग हैं जिसके लिए क्या है, निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन उसके उपचार भी क्या है, लागत बहुत अधिक है, ठीक है। फिर लिखा है नीति में प्रमुख लक्ष्य क्या है। एक तो लिखा है यहाँ पे कि उपचार की उच्च लागत को कम करना। दूसरा लिखा है दवाओं के स्वदेशी अनुसंधान और जो स्थानीय उत्पादन है उसको बढ़ावा देना। फिर लिखा है कि जो है प्रथम और द्वितीय स्वास्थ्य सेवाएं सेवा अवसंरचना के माध्यम से शुरुआती चरणों में दुर्लभ लोगों की क्या है, रोगों की स्क्रीनिंग और पता लगाना। आगे गाइस, यहाँ पे लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ लाभ से पीड़ित को क्या है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और फिर लिखा है कि जो 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता के लिए लाभार्थी को बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा के भी हैं तो भी आप इसमें आते हैं, ठीक है। फिर लिखा है
इस वित्तीय सहायता का लाभ देश में जो है 40% ऐसी जनसंख्या को प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में उपचार हेतु पात्र हैं। फिर लिखा है इस नीति में एक क्राउड फंडिंग तंत्र की भी परिकल्पना है, जिसके तहत दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु एक सुदृढ़ IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉर्पोरेट क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या है प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर आगे है आपका कंसोर्टियम का गठन। तो यहाँ है उत्कृष्टता केंद्रों का संकाय तो यहाँ पे लिखा है यह रोकथाम और उपचार प्रयासों के मध्य क्या है समन्वय स्थापित करेगा। दुर्लभ रोगों को रोकथाम और उपचार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु अन्य उत्कृष्टता केंद्रों के साथ समन्वय के लिए एम्स दिल्ली नोडल अस्पताल होगा। दुर्लभ रोगों के व्यापक प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार जो है प्रमुख सरकारी अस्पतालों में चुनिंदा उत्कृष्टता केंद्रों को अधिसूचित करेगी। फिर लिखा है कि इन उत्कृष्टता केंद्रों को स्क्रीनिंग हेतु अवसंरचना विकास और परीक्षण उपचार और प्रत्येक हेतु अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। फिर आगे है कि दुर्लभ रोगों हेतु चिकित्सा विज्ञान पर जो है अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय क्या कंसोर्टियम, इसका संचालन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा किया जाएगा और जिसमें ICMR एक सदस्य होगा। फिर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस। तो यहाँ पे गाइस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। लिखा है प्रतिवर्ष क्या है फरवरी माह के अंतिम दिन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 2021 को 14वां अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस का आयोजन किया गया और ज्ञातव्य है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस जो है आपका 29 फरवरी 2008 को मनाया गया था। मतलब इससे स्टार्ट कब किया गया था 2008 में, और आज अब जो होगा 2021 में जो हुआ था वो 14वां था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक। तो लिखा है जनवरी 2021 में सिडनी कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक क्या है जारी किया गया और इस सूचकांक का उद्देश्य वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में देशों की जो है सक्षमता का मूल्यांकन करना है। तो इस सूचकांक के निर्माण में 6 संकेतकों का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर 98 देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। 6 संकेत कौन कौन से हैं गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। पुष्ट एक आ गया आपका पुष्ट मामले यानी कि कंफर्म्ड केस हो गया, आपका मृत्यु से पुष्ट मामले हो गया, आपका प्रति मिलियन आबादी पर पुष्ट मामले हो गया यानी कि कंफर्म्ड केसेस पर मिलियन पीपल हो गया। फिर आपका है कंफर्म्ड डेथ पर मिलियन पीपल हो गया, आपका कंफर्म्ड केसेस एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टेस्ट, ठीक है। और फिर लिखा है प्रति 1000 आबादी पर परीक्षण, ठीक है, मतलब यानी कि टेस्ट पर 1000 पीपल। फिर लिखा है समग्र रूप से ये संकेतक विभिन्न देशों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु किए गए प्रयासों का आकलन करते हैं। सूचकांक के तहत क्या है इस तथ्य का अन्वेषण किया गया है कि कोविड-19 महामारी के संबंध में क्या है आंकड़े उपलब्ध कराने वाले 98 देश अपने 100वें पुष्ट मामले यानी कि कंफर्म्ड केस के बाद महामारी को किस प्रकार प्रबंधित किया। तो देश को क्षेत्रीय स्थिति, राजनीतिक प्रणालियां, जनसंख्या, आर्थिक विकास जैसी व्यापक श्रेणियों में क्या किया गया है वर्गीकृत, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या महामारी से निपटने में विभिन्न श्रेणियों के देशों के मध्य उपस्थित विभिन्नताओं का पता लगाना है। अब यहाँ लिखा है कि जो देश हैं देशों को 10 से 100 तक के स्कोर जो है प्रदान किए जाएंगे। अगर 0 है तो ये सबसे खराब प्रदर्शन है, 100 है तो सबसे अच्छा प्रदर्शन है ये। तो चीन द्वारा परीक्षण के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध न कराने के कारण क्या हुआ है उसे इस सूचकांक में शामिल नहीं किया है। यद्यपि कोरोना वायरस का प्रसार चीन से हुआ है, तथापि एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं महामारी प्रसारों को क्या है सीमित रखने में औसत रूप से सर्वाधिक सफल रहे। तो गाइस आगे लिखा है यहाँ पे सूचकांक के अनुसार यूरोप और अमेरिका में वायरस का प्रसार तेजी से हुआ है। कहाँ पे? यूरोप एंड अमेरिका में। फिर लिखा है महामारी का तीव्र गति से प्रसार कहाँ? अमेरिका यानी कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका दोनों के अधिकांश हिस्सों में हुआ है, जिससे ये विश्व का क्या है सर्वाधिक प्रभावित महाद्वीप है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। फिर लिखा है महामारी से निपटने में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों को क्या है सत्तावादी मॉडल वाले देशों और हाइब्रिड शासन यानी कि जैसे कि यूक्रेन है, बोलीविया वाले देशों में अपेक्षा क्या है ज़्यादा सफलता मिली है। किस में मिली है ज़्यादा सफलता गाइस? यहाँ पे मिली है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में।
फिर वर्ष 2020 की संपूर्ण अवधि के दौरान 10 मिलियन से कम आबादी वाले छोटे देशों ने क्या है वायरस के प्रसार को बड़े देशों की अपेक्षा सीमित रखा है। 10 मिलियन यहाँ 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख गाइस। आगे लिखा है यह आश्चर्य की बात है कि विकसित देशों के पास महामारी से निपटने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध थे, तथापि ये देश महामारी से निपटने में 2020 के अंत तक क्या विकासशील देशों की अपेक्षा क्या हो गए, पिछड़े थे। फिर लिखा है कोविड-19 के प्रबंधन में शीर्ष 5 देशों की अगर हम रैंकिंग की बात करें उनके प्रदर्शन सूचकांक की, तो सबसे अच्छा रहा है गाइस न्यूजीलैंड, इसका स्कोर है 94। उसके बाद आता है वियतनाम का है 90 और 90.5 है। ताइवान आता है थर्ड नंबर पे गाइस, ये है 86.5। थाईलैंड आता है आपका देखिए 84.2 पे और साइप्रस आता है आपका कितने पे 83.3 पे। तो गाइस आगे देखते हैं रैंकिंग में दक्षिण एशिया की अगर स्थिति की बात करें तो दक्षिण एशिया में जो है आपका 10th नंबर पे आता है श्रीलंका, फिर आपका 25th नंबर पे आता है मालदीव्स, फिर आपका 69th पे आता है पाकिस्तान, 70 पे आता है नेपाल और 84 पे आता है आपका बांग्लादेश और 86 पे आते हैं हम यानी कि भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है रैंकिंग में दक्षिण एशिया के 2 देशों यानी कि भूटान और जो अफगानिस्तान है उसको शामिल नहीं किया गया। रैंक में अगर भारत की बात करें तो कितनी है हमारी 86। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखते हैं कोविड-19 का प्रबंधन, तो क्या लिखा है यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया और सभी देशों से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के खिलाफ तत्कालीन और आक्रामक कार्रवाई करने को कहा। तो भारत ने 15 दिसंबर 2020 तक कुल 99 लाख प्रमाणित मामले दर्ज किए थे। कितने गए यहाँ पे 99 लाख। फिर 94.22 लाख लोग इस बीमारी से ग्रस्त होने के बाद क्या है स्वस्थ हो गए। और फिर लिखा है मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा मामले और जो मौतें हैं कहाँ पे हुई थी गई, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, देन सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, केरल और गुजरात। तो इन सभी राज्यों में 1 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। तो वही आगे लिखा है कि 4 महीने के लॉकडाउन की अवधि का उपयोग अतिरिक्त स्वास्थ्य ढांचा खड़े करने, मानव संसाधन बढ़ाने और PPE यानी कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव जो आपका है इक्विपमेंट यानी कि PPE और N95 मास्क और वेंटिलेटर जैसे महत्वपूर्ण सामान का भारत के भीतर उत्पादन करने के लिए किया गया। तो मार्च 2020 में मौजूदा समर्पित आइसोलेशन बेड्स की तुलना में क्या है उसकी संख्या जो है आपकी 36.3 गुना और समर्पित ICU बेड की संख्या 24.6 गुना क्या हो गई, बढ़ाई गई। फिर लिखा है देश में कोविड-19 के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर जो है 29 मार्च 2020 को 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया गया ताकि जो पहला लिखा है आपातकालीन चिकित्सा योजना जो है बनाई जा सके। दूसरा लिखा है अस्पतालों की उपलब्धता, आइसोलेशन और क्वारंटीन सुविधाओं और रोग की जो है निगरानी और परीक्षण। तीसरे में लिखा है आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। फोर्थ है मानव संसाधन और क्षमता निर्माण की वृद्धि हो सके। फिर लिखा है आपूर्ति श्रृंखला और क्या लॉजिस्टिक प्रबंधन के लिए। फिफ्थ लिखा है आपका निजी क्षेत्र के साथ समन्वय के लिए था गाइस। 7th है आपका आर्थिक और कल्याणकारी उपाय। 8th है आपका सूचना संचार और जन जागरूकता। 9th है प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन। 10th है आपका जन शिकायत। फिर 11th है लॉकडाउन के संबंधित रणनीतिक मुद्दों के बारे में सोच समझकर निर्णय लिया जा सके। तो आगे लिखा है गाइस जनवरी 2020 में कोविड जांच के लिए केवल एक ही प्रयोगशाला थी, जबकि अगर हम बात करें सितंबर 2020 में तो कितनी प्रयोगशाला हो गई 1836 प्रयोगशाला कोविड-19 की जांच के लिए आ गई। ठीक है, चिकित्सा प्रबंधन पर क्या है डॉक्टरों का मार्गदर्शन करने के लिए एम्स कोरोना हेल्पलाइन जो कि है 9971876591 की शुरुआत की गई और एम्स दिल्ली कोविड-19 राष्ट्रीय टेली परामर्श केंद्र चला रहा है और जिससे क्या है गाइज ये एक नंबर है पर फ़ोन करने पे संपर्क किया जा सकता है। आगे लिखा है कि यहाँ पे वेब आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन जो समाधान संजीवनी का जो है उपयोग 23 राज्यों में किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और अलग थलग समुदायों के बीच विशेष स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सके। और 29 सितंबर 2020 तक क्या 4 लाख से अधिक टेली परामर्श किए गए हैं। कितने 4 लाख से अधिक। फिर लिखा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आपका है कोविड-19 पर एक क्या है राष्ट्रीय क्लिनिक रजिस्ट्री स्थापित
क्लिनिकल रजिस्ट्री जो है स्थापित कर रहा है, जो कोविड-19 की रोग विशेषज्ञ दिशा, उसके विस्तार, रोगियों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगा। तो आयुष रोग निरोधी अध्ययनों के लिए नैदानिक अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने और कोविड-19 पॉजिटिव मामले में पूरक हस्तक्षेपों के लिए एक अंतर अनुसंधानात्मक आयुष अनुसंधान और विकास कार्य बल का गठन किया गया है। अब लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो इसमें लिखा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक जोर स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्त पोषण बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% करने पर दिया जा रहा है, यानी कि जीडीपी का 2%। ठीक है। अब लिखा है वर्ष 2005 में इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य की शुरुआत की गई है, और जो बाद में क्या है 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदल गई। तो इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दो क्या है उप मिशन बन गए। कौन कौन से? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और गए दो हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। फिर इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना और प्रजनन जो है मातृत्व, नवजात शिशु, किशोरियों के स्वास्थ्य और संक्रामक और असंक्रामक रोगों पर काबू पाना शामिल है। अब लिखा है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य उन बच्चों का टीकाकरण करना था जिन्हें नियमित टीकाकरण के दौरान सभी या कुछ बीमारियों से बचाने के टीके नहीं लगे हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2020 तक कम से कम 90% बच्चों को क्या है पूर्ण टीकाकरण करना था। अब हम बात करेंगे नए टीकों की। तो एक लिखा है पोलियो से बचाव का टीका। तो विश्व में पोलियो उन्मूलन की रणनीति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए नवंबर 2015 में यह कार्यक्रम 6 राज्यों में शुरू किया गया और 2016 तक इसका विस्तार समूचे देश में हो गया। फिर लिखा है रोटा वायरस टीका। तो इसकी शुरुआत कब होती है? 2016 में रोटा वायरस के कारण होने वाले जो क्या है अतिसार पर काबू पाने के लिए। फिर लिखा है कि खसरा रुबेला टीकों के रूप में रुबेला टीका। तो खसरा रुबेला टीका अभियान जो है 9 महीने से 15 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के लिए कब स्टार्ट होता है? 2017 में। फिर लिखा है वयस्क जापानी इंसेफेलाइटिस टीका। तो जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण टीकाकरण वर्ष 2006 में बच्चों के लिए शुरू किया गया और 2015 में इस रोग से पीड़ित वयस्कों की अधिक संख्या वाले जिलों में इस कार्यक्रम का क्या किया गया? विस्तार किया गया। फिर लिखा है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टीका। तो ये टीका बाल मृत्यु के एक बड़े कारण निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए गाइस यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो लिखा है कि 19 फरवरी 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 IMI 3.0 का शुभारंभ किया है। तो इस अवसर पर क्या होता है IMI 3.0 पोर्टल और इस मिशन के परिचालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। फिर लिखा इस मिशन को 22 मार्च 2021 के मध्य 15 दिनों के दौरान दो दौर में संचालित किया गया। फिर लिखा है IMI 3.0 को 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व चिन्हित 250 जिलों या शहरी क्षेत्रों में संचालित किया गया है। तो IMI 3.0 का फोकस मुख्यतः एक ऐसे बच्चे और गर्भवती महिलाओं पर था जो कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण से वंचित रह गए थे। तो इस मिशन के अंतर्गत क्या है प्रवासन स्थलों से पलायन करने वाले जो है लाभार्थियों और सुदूर क्षेत्रों के लोगों को लक्षित किया गया। तो इसमें लिखा है कि जो मिशन के तहत देश के सभी जिलों में क्या है 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। गौरतलब है कि मिशन इंद्रधनुष के प्रथम चरण से लेकर जो है अभी तक 690 जिलों को आच्छादित किया गया है। आगे गाइस लिखा है यहाँ पे, चलिए ये देख लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन। तो आगे आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा है बच्चों के नाम पर क्या है सावधि जमा फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है FD। तो लिखा है PM केयर्स 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का कोष बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक क्या है योजना के माध्यम से योगदान देगा, ठीक है। तो 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्ष तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी जो व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति देने के लिए उपयोग किया जाएगा और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोगों के लिए एक
एक मुक्त के रूप में जो है कोष की राशि मिलेगी। फिर लिखा है स्कूल शिक्षा क्लास 10 से कम आयु के बच्चे, स्कूल शिक्षा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो बच्चों को नवजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी स्कूलों में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। और अगर बच्चों का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स से क्या लिखा है आरटीई के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी। फिर लिखा है पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तक, नोटबुक पर होने वाले खर्च का भुगतान करेगा। फिर लिखा है स्कूली शिक्षा 11 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर लिखा है कि बच्चों को केंद्रीय सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि आपका सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय विश्वविद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा। यदि बच्चों को अभिभावक दादा दादी विस्तारित परिवार की देखरेख में रखा जाएगा तो उसे निकटतम केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूलों में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। अगर बच्चे को दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स से आरटीई के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी और पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्यपुस्तक, नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा। फिर उच्च शिक्षा के लिए सहायता लिखा है मौजूदा शिक्षा ऋण के मापदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चों की सहायता की जाएगी और इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। तो विकल्प के रूप में ऐसे बच्चों को केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के तहत स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के शिक्षण स्कूल पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र नहीं है उन्हें भी पीएम केयर्स एक समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। अब बात करेंगे स्वास्थ्य बीमा की, तो ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, PMJAY के तहत क्या है लाभार्थियों के रूप में क्या है नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। तो 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के लिए क्या है प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। तो गाइस एक बार यहाँ पे आप देखते हैं क्या लिखा है, भारत नवजात शिशु कार्यक्रम। तो यहाँ लिखा है कि भारत के नवजात शिशुओं के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत 2014 में की गई थी और इसका उद्देश्य 2030 तक नवजात शिशुओं के जन्म के समय मृत्यु को जो है 10 से कम करना है। कितने से कम करना है? 10 से कम करना है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो इस यहाँ लिखा है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो लिखा है ये कार्यक्रम जो है 2013 में शुरू किया गया था और इसके तहत बच्चों को स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और इन चार रोगों के बारे में पता लगाकर उनका निदान किया जाएगा। जन्म के समय की अपूर्णता, अपंगता और विकास में देरी। लिखा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानकारी, सामग्री और क्या है सेवाएं मुहैया कराने के लिए की जाएगी। तो गाइस यहाँ लिखा है जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व की योजना है और इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में जो है प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। फिर लिखा है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक क्या है उपलब्धि, $108/102 एम्बुलेंस सेवा के तहत चलने वाले रोगी परिवहन एम्बुलेंस है और डायल 108 आपात कार्रवाई जो है व्यवस्था है। इसे मुख्य रूप से गंभीर हालत वाले जो है रोगी और सदमा और दुर्घटना पीड़ितों की सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्या है शुरू किया गया है। और डायल 102 के तहत गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए रोगी परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो हालांकि यह लोग अन्य लोग भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। फिर लिखा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली और सेवाओं के अंतरण को जो है मजबूत करने की पहल है। फिर लिखा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इस कार्यक्रम के तहत प्रति माह की जो है 9 तारीख को प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व निःशुल्क सुनिश्चित तौर पर व्यापक गुणवत्तापूर्वक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसमें क्या है दूसरी और तीसरी बार गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव पूर्ण देखभाल सेवाओं में न्यूनतम पैकेज की गारंटी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। तो लिखा है मिट्टी से पेट में जाने वाले कीड़ों
से होने वाले संक्रमण की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय 1 दिन का यह कार्यक्रम वर्ष 2015 में क्रियान्वित कर रहा है और इसके तहत पूरे देश में मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर यहां तक कि वार्षिक रूप से क्रियान्वित है और स्कूलों और आंगनबाड़ी के 1 से 9 वर्ष के बच्चों और किशोरियों को इसकी वर्ष में 2 बार जो है खुराक दी जाएगी। फिर लिखा है कि एनीमिया मुक्त भारत। तो 2018 में पोषण अभियान के अंतर्गत हर साल एनीमिया की जो है व्यापकता में 3% की कमी लाने की परिकल्पित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत रणनीति शुरू की गई है और इस रणनीति में स्कूल जाने से पहले से पूर्व के बच्चे यानी कि आपके 6 से 59 महीने और बच्चों 5 से 9 वर्ष और किशोरी लड़कियों लड़कों यानी कि 10 से 19 वर्ष और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु वर्ग यानी कि 15 से 49 वर्ष में सतत देखभाल के दृष्टिकोण से के माध्यम से एनीमिया पोषण और गैर पोषण के उपचार और इसके मामलों में कमी लाने के लिए 6x6x6 दृष्टिकोण की क्या है सिफारिश की जाएगी। फिर लिखा है आयुष्मान भारत। तो दोस्तों आयुष्मान भारत हम एक बार पढ़ चुके हैं, मतलब हमें पता है थोड़ा बहुत, तो कैसे से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ लिखा है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र। चलिए इसमें लिखा है आयुष्मान भारत का पहला घटक जो है स्वास्थ्य सेवा को लोगों के करीब लाने के लिए स्वास्थ्य उप केंद्रों और ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके क्या है लिखा है यहाँ पे 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र के गठन से संबंधित है। फिर लिखा है इस लक्ष्य में आयुष जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष औषधालय और कुछ क्या लिखा है SHC को मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप SHC को जो है आधुनिक बनाकर जो है 12,500 आयुष्मान HWC का निर्माण किया जाए भी शामिल है और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में संशोधन किया जाएगा और प्रत्येक स्कूल में 2 अध्यापकों को स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती दूत के रूप में मनोनीत किया जाएगा और इस पहल के अंतर्गत स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती दूत के रूप में छात्र फिट इंडिया बनाने के लिए परिवार और समुदाय के लिए समग्र रूप से परिवर्तन के एजेंट होंगे। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लिखा है कि स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और क्या है खंडित दृष्टिकोण से एक विस्तृत जरूरत आधारित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ने के प्रयास में आयुष्मान भारत के दूसरे घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों के साथ निरंतर देखभाल का दृष्टिकोण अपनाने के लिए सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। लिखा है PMJAY सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा गारंटी योजना और क्या है कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझा की जाएगी। तो लिखा है कि देश के पैनलबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पतालों में भर्ती होने के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का जो है कवर प्रदान किया जाता है। फिर लिखा है PMJAY सेवा के साथ के स्थान पर लाभार्थी के लिए क्या है स्वास्थ्य सेवा यानी कि अस्पताल तक क्या है कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। फिर इसमें अस्पताल में भर्ती होने के लिए पहले 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन क्या लिखा है डायग्नोसिस और दवाओं के रूप में होने वाला खर्च भी शामिल है। आगे बढ़ते दोस्तों क्या लिखा है आगे देखिए यहाँ लिखा है कि एक बार ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ लिखा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। तो लिखा है 12 दिसंबर 2020 को जो है सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 जो है जारी किया गया। तो वर्ष 2019-20 के लिए प्रथम चरण में जो है 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य स्थिति पर आधारित NFHS 5 सर्वेक्षण को जारी किया गया। ज्ञात है कि NFHS 5 सर्वेक्षण 2019-20 के अंतर्गत प्रजनन और क्या है बाल स्वास्थ्य जन क्षमता परिवार नियोजन स्वास्थ्य बीमा पोषण HIV एड्स असंचारी रोग अन्य संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है और प्रस्तुत NFHS 5 सर्वेक्षण सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में जो है सहायक महत्वपूर्ण जनानकीय और स्वास्थ्य आंकड़े की उपलब्धता करवाता है। शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में NFHS का चरण 2 मई 2021 तक पूरा होना क्या है प्रस्तावित है।
फिर गाइस इसका सर्वेक्षण की बात, गौरतलब है कि अभी तक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चरण देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1, तो गाइस इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1992 से 93 में, और NFHS2 1998-1999, और ये जो है आपका थर्ड वाला है वो 2005-06 का है, और चौथा वाला 2015-16 का। फिर लिखा है जो NFHS के इन सभी चरणों को मुंबई स्थित का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस ने संचालित किया, जो कि आपका NFHS के लिए क्या है, राष्ट्रीय नोडल एजेंसी भी है। फिर आगे लिखा है कि इसको जो है बेंचमार्क मानते हुए जो मतलब फोर्थ वाले को बेंचमार्क मानते हुए फिफ्थ वाले की योजना बनाई गई है, और फिफ्थ वाले में क्या होता है को देश में लगभग जो है 6.1 लाख परिवारों में सैंपल सर्वे के आधार पर संचालित किया जा रहा है, ताकि जिला स्तर तक क्या है विसमूहित आंकड़े उपलब्ध कराए जा सके। फिर लिखा है पहले चरण में 131 संकेतों पर आधारित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 342 जिलों से जुड़ी जिला स्तर की जो है पारिवारिक स्वास्थ्य की तथागत जानकारी दी गई है, और जो आपका है NFHS 5 सर्वेक्षण में कई नए क्षेत्रों को जो है आपकी प्रमुखता दी गई है। ठीक है, जो निम्न प्रकार हैं, जैसे कि एक हो गया आपका बाल टीकाकरण, दूसरे में बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषण घटक और पोषण तत्व के घटक, फिर लिखा है मासिक धर्म स्वच्छता, और फिर लिखा है आपका शराब और तंबाकू के सेवन से की आवृत्ति और गैर संचारी रोग के अतिरिक्त घटक, और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के में उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह को मापना। फिर लिखा इस सर्वेक्षण के पहले चरण में जो है 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कौन कौन से वो राज्य हैं, तो गाइस ये रहे सारे आपके राज्य, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, और ये रहे आपके केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप एंड जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते लिखा सर्वेक्षण के जो है प्रमुख परिणाम की अगर बात करें, तो प्रजनन दर की बात करें अगर हम, तो यानी कि TFR की बात करें, तो इसमें लिखा है NFHS 5 के तहत पहले चरण में जो है 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वेक्षण किया गया, जिसमें लगभग सभी ने जो है आपका जो फोर्थ वाले की तुलना में प्रजनन दर जो हो गई हमारी क्या हो गई, कम हो गई। फिर लिखा है कुल 22 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 19 में प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई, 2.1 के स्तर पर आ गई, जबकि 3 राज्यों जैसे कि आपका हो गया मणिपुर में कितनी है गाइस 2.2 है, मेघालय में 2.9, बिहार में है 3 में यह दर अभी भी जो है 2.1 के स्तर से ऊपर है। ठीक है, कितनी होनी चाहिए 2.1। फिर लिखा है गर्भ निरोधक उपायों के प्रयोग की दर, तो इसमें लिखा है आपका CPR के प्रयोग की दर जो है हिमाचल प्रदेश में 74.2% है, और वेस्ट बंगाल में 74.4% है, जो सबसे अधिक है। ठीक है, यानी कि किस किस में, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। फिर लिखा है लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में गर्भ निरोधक के आधुनिक तरीकों का उपयोग बढ़ा है। फिर लिखा सर्वेक्षण के पहले चरण में परिवार नियोजन के लिए जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकने के मामले में ज़्यादातर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में घटे हैं, जो मामले हैं घटे हैं। ठीक है, अब लिखा है मेघालय मिजोरम को छोड़कर क्या है, शेष सभी राज्यों में क्या है 10% से भी अधिक नीचे आ गए। फिर लिखा है टीकाकरण अभियान में 12 से 23 माह के बच्चों के टीकाकरण में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश या जिले में पर्याप्त जो है सुधार दर्ज किया गया है। नागालैंड, मेघालय, असम को छोड़कर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2/3 यानी कि 2/3 से अधिक बच्चों का टीकाकरण कर उन्हें रोग से बचाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा लगभग 3/4 जिले में क्या है 12 से 23 महीने आयु के 70% या उससे अधिक बच्चों के बचपन की बीमारियों के प्रति पूर्णतः प्रतिरक्षण किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2015 से शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष अच्छे परिणाम इससे अच्छे परिणाम जो है प्राप्त हो रहे हैं। फिर लिखा है प्रसव पूर्ण जाँच, तो कैसे यहाँ लिखा है कई राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रसव पूर्ण जांच यानी कि ANC की सुविधाएं प्राप्त करने वाली महिलाओं के प्रतिशत में हुई है वृद्धि। तो 2015 से 16 और 2000 से 19-20 के मध्य जो है 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ये संख्या क्या हुई है, बढ़ी है। फिर लिखा है
स्वस्थागत प्रसव, तो 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। और संस्थागत गाइस, तो संस्थागत प्रसव की संख्या कुल जो है 22 में से 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी आ गई है, 90% से अधिक रही है। और यहाँ पे लिखा है HFH 5 सर्वेक्षण में जो है 5 वर्ष से अधिक सर्वेक्षण में शामिल 5 वर्ष की अवधि में सर्वेक्षण में शामिल 91% जिलों में 70% से अधिक संस्थागत प्रसव दर्ज किया गया है। तो लिंगानुपात की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन्म के समय लिंगानुपात या उसे जो है अपरिवर्तित रहा और फिर इसमें क्या होती है, वृद्धि हुई है। फिर लिखा है अधिकांश प्रदेशों में सामान्य लिंगानुपात कितना है गाइस, 952 या इससे अधिक है, यानी कि गाइस 1000 लड़कों में कितना, 952 गर्ल्स, ठीक है, इतने बॉयज़ में इतनी गर्ल्स। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप में ये कितनी है, 900 से भी नीचे है, यानी इसका प्रदर्शन खराब है। फिर लिखा है आपका रक्ताल्पता, तो 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 13 में जो है आधे से ज़्यादा महिलाएं और जो बच्चे हैं रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया से ग्रसित हैं। फिर यहाँ लिखा है NFHS 4 की तुलना में आधे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गर्भवती महिलाओं में IFA, ठीक है, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां लेने के बावजूद जो है आपका एनीमिया जो है बढ़ा है, मतलब उसकी वो बढ़ा हुआ है। फिर लिखा है रक्त शर्करा, देखा सर्वेक्षण में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में जो आपका उच्च रक्त शर्करा अधिक होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो लिखा है ऐसे पुरुषों की प्रतिशत कितना, 27% से अधिक है। और जो है गोवा जो है 24.1% जो है दूसरे स्थान पर है। केरल, मतलब गाइस यहाँ पे लिखा है केरल में पुरुषों की अगर हम संख्या की बात करें तो वो 27% पे और सेकंड नंबर पे आता है गोवा। फिर लिखा है उच्च रक्तचाप, फिर लिखा है पुरुषों में जो है उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन के मामले महिलाओं की तुलना में क्या है, अधिक है। फिर लिखा है स्वास्थ्य सुविधा और स्वच्छ ईंधन, फिर लिखा है वर्ष 2015-16 से लेकर 19-20 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत बढ़ा है, यानी कि अब ये क्या कर रहे हैं, जो स्वच्छ ईंधन है उसका प्रयोग कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, मतलब जो इसका प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है। अब लिखा है कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से अधिकतम घरों में जो है शौचालय की सुविधा प्रदान करने का जो है प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से घरेलू वातावरण में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि इसने बोला कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 4 वर्षों में खाना पकाने के ईंधन के उपयोग में जो है 10% से अधिक जो है वृद्धि हुई है। तो वहीं इसी अवधि में कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो गाइस लिखा है सर्वेक्षण के प्रथम चरण में शामिल सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में इस संकेतक में भी सुधार हुआ है, ठीक है। फिर लिखा है NFHS 4 और 5 के मध्य महिलाओं द्वारा अपने बैंक खातों के संचालन के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। बिहार राज्य में जो है ये 51% की वृद्धि के साथ जो है 26.4% से बढ़कर कितनी हो गई, 76.5% हो गई है, ठीक है। मतलब NFHS 4 में कितनी थी, इतनी थी, और मतलब 26.4 थी, और इसमें क्या हो गई आपकी 76.7 हो गई। तो पहले चरण में शामिल प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 60% से अधिक महिला जो है से अधिक महिलाओं के पास परिचालित बैंक खाते हैं। तो दोस्तों आगे क्या लिखा है यहाँ पे, चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त, इस पार्ट को। अब जो है बाकी के जो पेजेस हैं वो हम अपने लाएंगे जो पार्ट 2 होगा उसमें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिए लाइक, अगर वीडियो पसंद आती है सच में तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप लोग 1-2 वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को प्लीज़, और प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि कैसी लगी आपको वीडियो। चलिए यहीं पे हम क्या करते हैं, अपने वीडियो का करते हैं एंड। अब जो है ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बाकी इस जो चैप्टर है उसको करेंगे कंप्लीट। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।